हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एबी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों हम क्या क्या पढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है। दोस्तों इसकी भूमिका देखेंगे इसमें, फिर दोस्तों कालक्रम इसका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय सीमा क्या रही है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, प्रमुख स्थल एवं उसकी विशेषताएं, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक स्थिति और आपके सांस्कृतिक, व्यापारिक, औद्योगिक पतन के कारण प्रमुख तथ्य और मैप के द्वारा ये सब हम सीखेंगे। और ऑल पीवाईक्यू जो आपके सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सभी आपके टॉपिक आज के इस वीडियो में होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो दोस्तों क्या है, आज आपको एक परिचय के तौर पर यहाँ बताते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक परिचय। तो दोस्तों लेटेस्ट स्टार्ट। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों ये पश्चिमोत्तर भारत में लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत थी। क्या है दोस्तों, ये इस प्रकार से आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर ये विस्तृत थी। आप लोग मैप में देख रहे होंगे, जिससे आपको इसके याद हो जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर स्थित थी। दोस्तों ये हमारा जो है भारत देश यहाँ पर स्थित है और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है दोस्तों आपकी पाकिस्तान अफगानिस्तान प्रांत में फैली हुई थी। इसका क्षेत्रफल दोस्तों लगभग कितना था, 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, जो अभी तक जो स्थान है उनके आधार पर बताया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। दोस्तों अभी आप लोगों को बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजा आकार था। कैसा दोस्तों, ये त्रिभुजा आकार था। तो आपका वर्गाकार ऑप्शन दिया गया है, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर नंबर सी, त्रिभुजाकार जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये आपकी है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका क्षेत्रफल विस्तार। तो ये आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये इसकी आकृति कैसी है दोस्तों, त्रिभुजाकार है। यहाँ पर त्रिभुजाकार आपको आकृति दिखाई दे रही होगी। तो इसके उत्तर में दोस्तों कौन सा है स्थान, उत्तर में इसका दोस्तों मांडा हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, उत्तर में मांडा स्थान हो जाएगा, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन सा दोस्तों, मांडा जो है ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं पूर्व। तो पूर्व में दोस्तों आलमगीरपुर जो कि यूपी में स्थित है और ये दोस्तों जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। फिर आपका दक्षिण में दोस्तों क्या हो जाएगा, दैमाबाद। दक्षिण में आपका दैमाबाद है जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। फिर आपका दोस्तों जो है पश्चिम में स्वतका गैंडोर जो है दोस्तों ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दस्क नदी के किनारे स्थित है। आपको याद रखना है, दस्क नदी के किनारे आपका स्वतका गैंडोर स्थित है। दोस्तों हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की दूरी। तो उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है दोस्तों आपकी कितनी थी, 1400 किलोमीटर। कितनी थी दोस्तों, 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की दूरी थी। और बात करते हैं पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी थी वो कितनी सी, 1600 किलोमीटर जो है आपकी दूरी हो जाएगी पूर्व से पश्चिम की। यहाँ पर आपको दोस्तों इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है अफगानिस्तान नॉर्थ पॉइंट था यहाँ पर मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आपका मांडा हो जाएगा। इधर आलमगीरपुर अभी आपको बताया यूपी में है। और दोस्तों दैमाबाद जो है ये दोस्तों महाराष्ट्र जो है गोदावरी नदी के किनारे। स्वतका गैंडोर ये बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में स्थित था, आपको किस नदी के किनारे, दस्क नदी के किनारे। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि दोस्तों आपको बताना है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे तथा किस राज्य में स्थित था। तो आपको बताना है कि आलमगीरपुर जो है यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित था तथा हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। ऐसे ही दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर में कौन सा स्थान स्थित था, तो उत्तर में आपका मांडा स्थान जो है ये स्थित था और चिनाब नदी के किनारे स्थित था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उत्तर में दोस्तों मांडा ये चिनाब नदी के किनारे है। दोस्तों दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे। पूर्व में दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। फिर दोस्तों पश्चिम में, तो पश्चिम में स्वतका गैंडोर जो कि बलूचिस्तान में स्थित है और दस्क नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों आप लोगों को नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप सभी लोग नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके दोबारा से
रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपका, दोस्तों यहाँ पर ये देख लीजिए मैप के थ्रू समझाया गया है। क्या दोस्तों, ये आपकी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों इतनी यहाँ पर फैली हुई थी। क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से आपकी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे किस प्रकार से ये फैली हुई थी। तो इतनी जो है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है महाराष्ट्र है, तो यहाँ पर आपका कौन सा था दोस्तों, दैमाबाद। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान। इस तरीके से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है, स्वतः गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। फिर दोस्तों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर आपका है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग जो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आपका नेक्स्ट दोस्तों क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, आपको यहाँ पर क्या बताना है। ये दोस्तों सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके यहाँ पर रखे गए हैं, जिसे आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और अपना रिवीजन भी करते रहिए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा क्या थी, आपको यहाँ पर ये मिलान करना है। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी की जो है दोस्तों उत्तरी सीमा कौन सी थी, तो आपका राइट आंसर रावी। फिर क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या थी दोस्तों, ये सिंधु थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका किसमें ए वाला 1, बी वाला 2। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी नदी, आपको भी बताए हिंडन नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी घाटी दस्क हो जाएगी, अभी आपको हम बता चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी नदी कौन सी है, चेनाब नदी हो जाएगी। फिर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे दक्षिणी नदी जो है गोदावरी नदी हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है। क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा कितनी थी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप मार्क कर लेंगे। क्या दोस्तों, इसको आप लोग मार्क करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा थी कितनी थी, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसकी जलीय सीमा 1300 किलोमीटर थी। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए और नया पॉइंट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। आपका ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर हड़प्पा हो जाएगा दोस्तों, ये आपका मेहरगढ़ हो जाएगा, और ये दोस्तों मोहन जोदड़ो स्थान है, और ये लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों लोथल मोस्ट इंपोर्टेंट आपका स्थान हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, लोथल जो है इसको पत्तनगर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि लोथल कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। तो चलिए दोस्तों अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट से पहले आपका क्वेश्चन जो आपको अभी पढ़ा चुके हैं दोस्तों, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो आपको बताना है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ तक विस्तृत थी। आपको यहाँ पर दोस्तों मैप में अभी यहाँ पर देखे होंगे, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता ये जो है ऊपर के राज्यों में विस्तृत थी यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है, आपका पंजाब हो जाएगा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यहाँ तक विस्तृत थी। क्योंकि दोस्तों उड़ीसा में सिंधु घाटी सभ्यता और बंगाल में नहीं थी। ये तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ये पूर्व के हो जाते हैं, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। तो यहाँ जम्मू कश्मीर और यहाँ पर तो है, लेकिन इसमें दोस्तों अन्य भी हो जाएंगे। तो ये दो तो आपके कैंसिल हो गए। इसमें दोस्तों आपका सिंध और बलूचिस्तान भी इसमें नहीं दिया जाता। इस प्रकार आपका यहाँ पर जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार कितना था, 1600 किलोमीटर। पूर्वी और पश्चिमी विस्तार 1600 किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार कितना था दोस्तों, 1400 किलोमीटर। दोस्तों आपको याद रखना है उत्तरी एवं दक्षिणी विस्तार कितना था, 1400 किलोमीटर आपका विस्तार हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना दोस्तों, 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर क्या है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा था, हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में स्थान स्थित है। आपको याद रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, उत्खनन एवं
खोज एवं उत्खनन, इसकी खोज और उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा नामक अंग्रेज विद्वान थे, इन्होंने हड़प्पा के टीले की खोज की थी। चार्ल्स मेसन के द्वारा दोस्तों 1826 में जो है हड़प्पा में एक टीले की खोज की थी, यहाँ से कई ईंटें प्राप्त की थी। सबसे पहले 1826 में यहाँ से दोस्तों चार्ल्स मेसन जो कि एक अंग्रेज विद्वान थे, इनके द्वारा यहाँ पर कुछ ईंटें प्राप्त की गई थी, किंतु इस समय कोई उत्खनन नहीं हुआ दोस्तों। उस समय जो है कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया और ना ही कोई बड़े पैमाने पर कार्य आगे बढ़ा। उस समय दोस्तों सिर्फ ईंटें मिली, आगे उत्खनन कार्य नहीं किया गया और उतना ही बंद कर दिया गया। फिर दोस्तों आगे क्या होता है? फिर दोस्तों 1853 से 1856 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था। दोस्तों भारत में रेलवे लाइन का विकास कब होता है? तो भारत में रेलवे लाइन का विकास जो है 1853 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1853 में भारत में रेलवे चली थी। ठीक है दोस्तों, क्या है? भारत में रेलवे चली थी। कब चली थी? 1853 में भारत में रेलवे चली थी। और रेलवे किसके द्वारा चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है भारत में रेलवे चलाई गई थी। तो उसी समय जो है अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये कराची से लाहौर के मध्य एक रेलवे लाइन का विस्तार कर रहे थे। तो उस समय ब्रिटेन बंधुओं जो है दोस्तों, ब्रिटेन बंधुओं कौन थे? जॉन ब्रिटेन और विलियम ब्रिटेन के द्वारा भी प्राचीन काल की कुछ ईंटें प्राप्त की गईं। तो जब रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था तो वहां पर भी कुछ उनको ईंटें प्राप्त हुई जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की थी, किंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि दोस्तों उस समय जो है रेलवे लाइन का कार्य चल रहा था तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया जो उनको ईंटें वहां पर प्राप्त हुई थी। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या है? फिर दोस्तों नेक्स्ट 1921 ईस्वी को भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देशन पर दयाराम सैनी की अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई। दोस्तों भारत के जो है दोस्तों दयाराम सैनी, इनके द्वारा जो है दोस्तों 1921 में इसका उत्खनन किया गया। किसका दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया। सबसे पहले दोस्तों आपको कब किया गया? तो 1853 से 54, ये तो दोस्तों बाद में, सबसे पहले 1826 में। तो आपको याद रखना सबसे पहले किस अंग्रेज शासक के द्वारा दोस्तों जो है उत्खनन ईंटें प्राप्त की गई, तो आपको बताना है दोस्तों। सबसे फिर इससे पुरातत्व विभाग का ध्यान विशेष रूप से इस सभ्यता की ओर आकर्षित हुआ। दोस्तों जब दयाराम सैनी ने वहां पर सर्वेक्षण किया तो उससे दोस्तों वहां पर उनको हड़प्पा से खोज की और वहां पर उनको ईंटें और अन्य भी धातुएं और मूर्तियां मिली, तो उनका ध्यान और उनकी ओर आकर्षित हुआ। इस प्रकार भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जॉन मार्शल थे। दोस्तों उस समय जो है ये 1921 में दयाराम सैनी के द्वारा खोज की जा रही थी, तो उस टाइम जो है इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष तो जॉन मार्शल हुआ करते थे। तो ये भी आपको नोट करना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनित किया जाने वाला प्रारंभिक स्थान एवं प्रारूप स्थल है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया जाने वाला प्रारंभिक दोस्तों स्थल यहाँ पर माना जाता है। फिर क्या है दोस्तों? हड़प्पा की खोज के बाद वर्तमान तक इस सभ्यता में लगभग 2500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। दोस्तों वर्तमान में अब तक इसमें टोटल 1500 से ज्यादा स्थानों की खोज की जा चुकी है और वर्तमान में यह कार्य अभी भी जारी है। तो यह कार्य जो है अभी भी जारी है, क्योंकि दोस्तों वहां पर उत्खनन कार्य जो किया गया है वो लंबवत किया गया है दोस्तों, ना कि उसको सॉल्यूशन क्षैतिज में किया गया है, ना कि लंबवत किया गया है। क्योंकि क्षैतिज में दोस्तों हम एक ही स्थान पर कर सकते हैं, जबकि लंबवत में हम करेंगे तो वहां पर रहने वाले लोगों के घर टूटेंगे, वहां पर सड़कें भी टूटेंगी। तो इसलिए अभी कार्य जो है लंबवत नहीं किया गया, क्योंकि लंबवत कार्य करेंगे तो वो बहुत लंबी सभ्यता थी और बहुत दूर तक फैली हुई थी। तो वहां पर बहुत सारे नगर जो है इमारतें हैं उनको तोड़ना पड़ेगा इस कार्य के लिए। तो अभी तक कोई भी मकान या ये कार्य नहीं किया गया, तो उसको सिर्फ क्षैतिज में अभी तक खोदा गया है, जिससे वहां पर हमको धातुएं, मूर्तियां और बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको देखेंगे ध्यान से दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता,
प्रथम नगरीय क्रांति, कांस्य युगीन सभ्यता, ये सभी नाम किसके हैं दोस्तों? ये सभी नाम आपके जो हो जाएंगे हड़प्पा सभ्यता के नाम दिए गए हैं, इनका नामकरण किया गया है। और ये इतने नाम किन किन लोगों के द्वारा दिए गए हैं ये आपको यहाँ पर जानना है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये दोस्तों पाकिस्तान का एक उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल है। ये हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान में खोजा गया स्थान है, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की खोज के प्रारंभ में जब इस सभ्यता के अन्य स्थानों की खोज एवं उत्खनन किया गया तो वहां अधिकांश स्थल सिंधु नदी के क्षेत्र में प्राप्त हुए। जो स्थान दोस्तों यहाँ पर उत्खनन किया जा रहा था तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो स्थान है वो आपको सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुए, इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। फिर दोस्तों इसीलिए इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ये आपको नोट करना है कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जब खोज की जा रही थी तो वहां पर अधिकांश जो भाग हैं दोस्तों स्थान है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे ही प्राप्त हुए थे, इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सरस्वती घाटी सभ्यता, इसका मतलब क्या है? वहां पर सरस्वती घाटी सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है? क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1100 स्थानों की खोज सिंधु एवं गंगा घाटी के मध्य क्षेत्रों में हुई है। सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 स्थान हैं दोस्तों, इनकी खोज सिंधु और सरस्वती घाटी के मध्य में की गई है। फिर दोस्तों प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इन दो नदियों के मध्यवर्ती क्षेत्र में सरस्वती नदी का प्रवाह होती थी। इन दो क्षेत्रों के बीच में जो है दोस्तों कौन सी? सरस्वती नदी प्रवाह होती थी। अंततः इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता के उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दोस्तों जो सिंधु और गंगा के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिएगा तो क्या है दोस्तों यहाँ पर ये इस प्रकार आप लोग यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। क्या दोस्तों आपका ये आपकी गंगा है और ये सिंधु है, ये आपकी गंगा है और ये सिंधु है और ये सरस्वती। तो इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये सरस्वती नदी बहती थी, तो इसीलिए इसको सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसको जाना जाता था। आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको ये पूछा जाए कि जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो उसमें 1100 से ज्यादा स्थान जो है दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता और गंगा नदी, सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में प्राप्त हुए। उसके बीच में जो है दोस्तों कौन सी? सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, इसीलिए इसको सरस्वती घाटी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको इतना याद रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रथम नगरीय क्रांति, ये किसके द्वारा कहा गया है और ये इसको ऐसा क्यों बोला गया? अपनी समकालीन सभ्यताओं के विपरीत जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में पक्की ईंटों के घर, पक्की सड़कों का निर्माण, सुनियोजित जल निकासी की प्रणाली, सुनियोजित नगर व्यवस्था इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर इस प्रकार नगरीय विशेषताओं के धारण करने के कारण आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए आपको ये यहाँ पर दोस्तों आपको क्या है? उत्खनन से पक्की ईंटों के घर, पक्की सड़कों का निर्माण, सुनियोजित जल निकासी, सुनियोजित नगर व्यवस्था थी, इसीलिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट कांस्य युगीन सभ्यता, इसका क्या कारण था कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे में टीन मिलाकर जो है बने कांसे के उपकरणों को बड़े पैमाने पर खोज हुई। क्या दोस्तों? तांबे में टीन को मिलाकर यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है उपकरण खोजे गए। इससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता में भारत में पहली बार कांसे का उपयोग का प्रचलन आरंभ हुआ, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको बताते हैं कांस्य युगीन सभ्यता का इतिहास। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग किसी
कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या दोस्तों एक हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं, और मान लेते हैं वहां पर एक भूकंप आया और वो पूरी बिल्डिंग जैसी की तैसी नीचे धंस जाती है, और 10,000 वर्ष बाद जब वहां पर खुदाई की जाती है तो वहां पर आप लोग देखेंगे कि आपको शीशे के उपकरण प्राप्त होंगे, कैंची प्राप्त होगी, और भी अन्य उपकरण जो है लकड़ी प्राप्त होगी। तो वहां पर जो नई पीढ़ी आएगी तब वो बोलेगी कि उस समय के लोग जो है शीशे का ज्यादा उपयोग करते थे और लकड़ी का भी ज्यादा उपयोग करते थे, लेकिन उनको ये चीज नहीं पता होगी कि यहाँ पर क्या चीज थी। जहां पर उन्होंने खोजा है तो उनको इससे पता चलेगा कि सभ्यता के लोग जो है ज्यादातर लकड़ी और शीशे का उपयोग करते थे। तो उसी प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमको कंफर्म कोई चीज नहीं है। इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि खोज के द्वारा उनको तांबा मिला, तो उन्होंने बता दिया कि इस सभ्यता के लोग जो है तांबे का ज्यादा उपयोग करते थे, लेकिन कंफर्म नहीं थी जो करते थे या नहीं करते थे, क्योंकि जहां पर शायद हो सकता है कि कोई दुकान ही हो, वहां पर कांसे की कोई वस्तुएं रखी हुई हो, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इतिहास कभी भी सटीक नहीं बताता है, इतिहास को सिर्फ हम अपने ऊपर मानकर ही चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु दोस्तों कौन सी? तांबा थी। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी तांबा। तो ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी वो आपको बताते हैं, तो आपको याद रखना है अच्छे से। क्या है दोस्तों? मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन की सभ्यता जो है इसके समकालीन सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता और नील नदी की सभ्यता। दोस्तों मिस्र की सभ्यता को ही नील नदी का वरदान कहा जाता है, या इसको नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको यह याद रखना है। फिर दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देखेंगे तो आपकी ये इजिप्ट, ये दोस्तों क्या हो जाएगी? नील वैली। दोस्तों मिस्र की घाटी। यहाँ पर दोस्तों ये मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी है, और ये दोस्तों आपकी क्या है? यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता, और ये चीन की सभ्यता आपकी हो जाएगी होंग हो वैली। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सभ्यताएं जो थी ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके समकालीन हुआ करती थी। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? दोस्तों अभी आपको हम यहाँ पर बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किन जो है सभ्यताओं के समकालीन थी, तो आपको यहाँ पर बताना है किन के समकालीन नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, क्योंकि दोस्तों मिस्र के भी समकालीन थी, मेसोपोटामिया के भी समकालीन थी, और चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, जबकि आपकी जो है मिस्र ग्रीक की सभ्यता के समकालीन आपकी यहाँ पर नहीं होगी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये आपको याद रखना है। फिर चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? आपको यहाँ पर ये नोट दिया गया है। क्या दोस्तों? हमें मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम जो है यहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्या है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करने पर एवं प्रासंगिक मुद्दों पर भी हम इन सभ्यताओं के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सभ्यताओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए है यहाँ पर क्या है, एक मोटिवेशनल पोएट आपको है। मंजिल उन्हीं को मिलती है। क्या है दोस्तों? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। क्या दोस्तों? मंजिल उन्हें मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, फिर दोस्तों बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो आपको याद रखना है, यदि आपकी दोस्तों मंजिल बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ख्वाब बड़े हैं तो आपको मंजिल मिल जाएगी। तो आप यदि अपनी जिद पर अड़े हैं कि हमको ये कार्य करना है, चाहे आपको रात को सोना पड़े या न सोना पड़े, हम अपने काम से नहीं हटेंगे, इस कार्य को कंप्लीट कर कर ही हम सोएंगे। तो यदि आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो आपको कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। तो ठीक है, उसी प्रकार आप अपनी मेहनत को निरंतर करते रहिए, जिससे आपकी सफलता एक दिन शोर जरूर मचाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ेंगे कालक्रम, इसका समय
जो है क्या रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बारे में स्पष्ट एवं प्रमाणिक जानकारी का अभाव है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दिए हैं कि जो इतिहासकार हुए हैं उनको स्पष्ट जानकारी नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय सीमा क्या रही है। तो यहाँ पर इसके दो प्रमुख कारण है। पहला दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। एक इसका मुख्य कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमको लिपि प्राप्त हुई है उसको अभी तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के लंबवत उत्खनन में समस्याओं के कारण अभी तक कोई ऐसा सुस्पष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाया है जिसके आधार पर इस सभ्यता को सही कालक्रम में ज्ञात किया जा सके। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हालांकि खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों के माध्यम से रेडियो कार्बन विधि द्वारा इस सभ्यता के कालक्रम को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, किंतु इसमें भी एक प्रमुख समस्या यह है कि प्राप्त स्थलों पर अभी तक पूर्ण उत्खनन खुदाई नहीं हुई है। अभी आपको पीछे बताए थे, क्योंकि दोस्तों वहां पर अभी पूर्ण तरीके से खुदाई नहीं हुई है। इस प्रसंग में लंबवत खुदाई करना एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ क्षैतिज रूप में यहाँ पर खुदाई की गई है, क्योंकि लंबवत खुदाई करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्षैतिज उत्खनन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में कई मानवीय बस्तियां मौजूद हैं। वहां पर कई सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं जिनको तोड़ना और खुदाई करना पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसी कारण ये आपके प्रमुख कारण हो जाएंगे। फिर दोस्तों क्या है, इसीलिए अभी तक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इस सभ्यता की कालावधि के निर्धारण करने का प्रयत्न किया गया है, किंतु यह स्पष्ट है कि यहाँ अवशेष अभी अंतिम नहीं है और नीचे और खुदाई होनी बाकी है। संभवतः भविष्य में इस प्रसंग में और अधिक स्पष्टता आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके बारे में और हमको जानकारी मिल सकती है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल के संदर्भ जो है से तात्पर्य है कि इस सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, किंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 माना जाता है। आपको दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का रेडियो कार्बन के आधार पर कितना बताया गया है दोस्तों, 2350 से 1750 जो है इसकी समय सीमा बताई गई है, जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, यही समय सीमा जो है आपकी यूपीएससी मानती है, तो ऐसी टाइम को आपको लगाना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, इतिहास। तो इसको दोस्तों इतिहास के तौर पर हम देखेंगे। तो जो है इतिहास के तौर पर ये 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल जिसको पाषाण काल बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता इसमें पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल जो है 1857 की क्रांति के बाद का समय हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आपका एक क्वेश्चन। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस युग में पड़ती है दोस्तों, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो आपका इसमें दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी जो है आदि ऐतिहासिक काल में दोस्तों आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पड़ती है। तो आपको याद रखना है कौन सा, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पेरियड। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों। क्या है दोस्तों आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है, इसमें दोस्तों कुछ लोगों के मत हैं। यहाँ पर दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इसमें विदेशी मत, जो है ईरान बलूचिस्तान सभ्यता इसके देशी मत हैं। भारत की सोथी सभ्यता इसको देशी मत बोलते हैं। तो यहाँ पर अब इसको हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति किस तरीके से होती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंध सभ्यता की उत्पत्ति। कुछ लोग बताते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में यह एक विदेशी विचारधारा है। इस विचारधारा के अनुसार भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही विकसित रूप है। इसमें दोस्तों लोगों के द्वारा कहा गया है कि जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के द्वारा ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है। वस्तुतः यह विचारधारा इतिहासकार के विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर दोस्तों, विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। फिर दोस्तों क्या है,
विसरण वाली सिद्धांत का तात्पर्य है कि एक सभ्यता को अपने मूल स्थान पर विकसित न होकर बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण अथवा स्थानांतरण द्वारा विकसित होना। स्थानांतरण का मतलब है दोस्तों, एक स्थान से व्यापार होता है और दूसरे स्थान पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो मेसोपोटामिया की सभ्यता में उत्पादन होता था वस्तुओं का, उसके साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्राप्त हुए हैं। क्या दोस्तों? मेसोपोटामिया की कुछ वस्तुओं के साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, जिसके तौर पर कहा गया है कि जो है दोस्तों ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं दोस्तों? गॉर्डन चाइल्ड्स, जॉन मार्शल, कैमरन डी कौशाम्बी तथा EHD संकालिया। ठीक है दोस्तों, ये इसके प्रमुख समर्थक हो जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपका? मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग लगभग 2400 ईसा पूर्व भारत आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। दोस्तों लोगों का कहना है, विदेशी मत जो है उनका कहना है कि 2400 ईसा पूर्व में जो है भारत में लोग आए और यहाँ पर परिस्थितियों के अनुसार एक नवीन सभ्यता की जो है खोज की, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक दोनों सभ्यताओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को मेसोपोटामिया की सभ्यता को जोड़कर मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको बताए थे इसमें समानताएं मिली हैं। समानताएं कैसे मिली हैं? वहां की कुछ वस्तुएं, वहां का रहन सहन। उदाहरण के लिए दो सभ्यताओं में पक्की ईंटों का उपयोग। वहां पर दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें मिली हैं उसी प्रकार की मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली हैं। लिपि का ज्ञान, बांस का प्रयोग, मिट्टी के बर्तनों के लिए चाक का प्रयोग, कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, बेल की आकृतियों की मोहरें इत्यादि कुछ ऐसे तत्व हैं जो दोनों सभ्यताओं में समान रूप से मिलते हैं। जब दोनों सभ्यताओं में समान रूप से मिलते हैं तो ऐसा इसलिए कहा गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज हुई हो, तो ऐसा भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि इतिहासकारों ने ऐसा माना है। लेकिन दोस्तों हमारा मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज हुई है। तो आप लोग इस पर अपना विचार जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? किंतु यह विचारधारा तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या अंतर है। वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र दोनों सभ्यताओं की तुलनात्मक लगभग 12 गुना क्षेत्र में विस्तृत एवं अधिकांश सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से 12 गुनी छोटी है। इसका मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुनी बड़ी है, क्योंकि कोई भी जब गांव होता है तो बड़े से छोटा बनता है, ना कि छोटे से कोई बड़ा गांव बन जाता है। तो इस प्रकार हमारा मत है कि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है उसका विकास हुआ है। तो फिर क्या है दोस्तों? अतः एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र की सभ्यता द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता जैसी सभ्यता का विकास करना अतार्किक और असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी छोटी सभ्यता से बड़ी सभ्यता का विकास करना इम्पॉसिबल है, असंभव हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जहां पर मान लेते हैं दोस्तों 8 लोग रहते हो और 8 लोगों से दोस्तों 100 लोगों की एक अलग बन जाए सभ्यता, तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि वो हो जाए। तो इसका मतलब 100 लोगों से 8 लोग अलग हो गए तो वहां पर एक नई सभ्यता का विकास कर लिया। तो हमारा मत यहाँ पर क्या बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा मेसोपोटामिया की सभ्यता शायद इसकी खोज हुई हो या शायद विकसित हुई हो, क्योंकि पूर्णतः हम इसको नहीं बोल सकते कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता से ही मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज हुई है। तो दोस्तों देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्या है। हालांकि दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं अवश्य मौजूद हैं, किंतु इन समानताओं का प्रमुख कारण इन सभ्यताओं के बीच आपसी व्यापार था। साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध विद्वान थे तथा भुगतान संतुलन व्यापार के पक्ष में था। अंततः वस्तुओं का आदान प्रदान में इस क्रम में
अस्वाभाविक रूप से इन सभ्यताओं में सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों एवं विशेषताओं का आदान प्रदान हुआ होगा। क्योंकि वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ होगा तो एक जगह से दूसरी वस्तुएं पहुंच रही होंगी, तो ऐसा भी तो हो सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो आपकी जो है ये दोस्तों नील नदी, मिस्र की सभ्यता ये नील नदी रिवर है, और ये आपके दोस्तों यहाँ पर कौन सी है, ये गंगा नदी रिवर हो जाएगी, ये भारत है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दोस्तों व्यापार भी तो हो सकता है, यहाँ के द्वारा ये समुद्र से यहाँ पर व्यापार होता है, क्योंकि ये दोस्तों आपकी यहाँ पर दी रही है, तो यहाँ पर इसके द्वारा भी व्यापार हो सकता है और स्थल सीमा के द्वारा भी जो है व्यापार किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी, बैल जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, मोहर पर बैल के साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चलता है कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा सिंधु घाटी सभ्यता के बीच अंतर आपके क्या है, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच अंतर हम देखेंगे, किंतु दोनों सभ्यताओं में कुछ मौलिक अंतर विद्यमान है। क्या उनके बीच अंतर है ये आपको देखना है। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी जहां उच्च स्तरीय नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक अर्ध नगरीय सभ्यता थी। यहाँ नगरों के साथ साथ ग्राम भी मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ ये पूर्णतः विकसित और नगरीय उच्च स्तरीय नगरीय व्यवस्था थी, जबकि ये अर्ध नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जबकि मेसोपोटामिया की सड़कें अव्यवस्थित रूप से मिलती हैं। यहाँ पर जो सड़कें थी दोस्तों वो सभी 90 डिग्री पर बनी हुई थी, जबकि इसमें दोस्तों ऐसा नहीं था मेसोपोटामिया की सभ्यता में। फिर दोस्तों नेक्स्ट अंतर क्या थे, साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली भी विद्वान थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में बाट, माप, तोल एवं एकरूपता थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में इस संबंध में एकरूपता नहीं थी। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों यदि आप सभी को अपनी सर की मेहनत पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एक लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशनल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट अंतर क्या है, इसके अलावा दोनों सभ्यताओं की लिपि एवं मुद्राओं में भी व्यापक अंतर देखने को मिलता है। जहां सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि कील नुमा थी। उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता से वर्गाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है वर्गाकार मोहरें प्राप्त होती हैं। तो ये भी इसके कुछ मुख्य अंतर हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य पाए जाते हैं। मेसोपोटामिया में पुरोहितों का शासन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहितों के शासन का स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। सभ्यता के पुरोहित वर्ग के शासन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इस प्रकार कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या है, मेसोपोटामियाई समाज प्रमुखतः पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मातृ सत्तात्मक समाज के साक्ष्य मिलते हैं। इस आधार पर स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास मौलिक रूप से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हुआ था तथा दोनों सभ्यताओं में व्यापार के क्रम कुछ विशेषताओं के आवश्यक आदान प्रदान हुआ होगा, अवश्य ही आदान प्रदान हुआ होगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। कुछ लोग बोलते हैं कि ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज दोस्तों आप लोगों के लिए ये इतना ही हो गया है, तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, और आपको ये सारी पूरी जो पीपीटी है आपको हमारे
टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक दोस्तों जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रही है। तो वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।